Hello, my dear students. Welcome back to channel. My new video. My name is Amir. I'm from Event Coaching. तो बेटा हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, स्टाफिंग कर लिया। अब हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बेटा? अब जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है डायरेक्टिंग और एक बचा है आपका कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट वाला पूरा टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्टिंग वीडियो अभी आ रही है आपको और कंट्रोलिंग भी आज रात तक आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ आपका मार्केटिंग मिक्स और कंज्यूमर प्रोडक्शन मिले बचेगा, वो भी मैं कल कंप्लीट करवा दूंगा। तो कॉमर्स का सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि डायरेक्टिंग चैप्टर में हमें अब क्या पढ़ना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अब देखो, तो डायरेक्टिंग चैप्टर में जो हमें सबसे पहले पढ़ना है बेटा, तो डायरेक्टिंग की मीनिंग जानना है कि डायरेक्टिंग का मतलब होता क्या है। तो देखो, आपने प्लानिंग किया, ठीक, आपने क्या किया बेटा? सबसे पहले आपने प्लानिंग के बारे में जाना, ठीक, जाना कि नहीं जाना भाई? सबसे पहले आपने प्लानिंग के बारे में जान लिया, जी सर। फिर आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करना सीख लिया कि हम कैसे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो आपने एक प्लान बनाया जो आपको अचीव करना है, फिर आपने उसको ऑर्गेनाइज किया, फिर आपने उसकी स्टाफिंग की कि उसके लिए कौन कौन से आदमी चाहिए। अब जो उसके बाद अगला पार्ट है वो है आपका डायरेक्टिंग। भाई आपने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टाफ कर लिया, अब उसको डायरेक्ट करना कि काम कैसे करना है, काम करने का तरीका बताना, उसको ऊपर से मॉनिटर करना कि वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो कैसे करना चाहिए, है ना। अगर डीमोटिवेट है तो उसको मोटिवेट करना। ये सारा काम किसके अंदर आता है? डायरेक्टिंग के अंदर आता है। जैसे एक मूवी बनती है ना, तो एक डायरेक्टर होता है, मूवी को डायरेक्ट करता है, अच्छा डायरेक्टर होता है। आप लोग पता हो बाहुबली के डायरेक्टर ना एस राजामौली, है ना, और राजू हिरानी, ये सब डंकी मूवी आई थी। तो ये सब कौन है? डायरेक्टर अच्छे हैं। तो जब इनकी मूवी आती है, आप लोगों ने देखा होगा, तो लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टर अच्छा है। तो डायरेक्टर कौन होता है? एक सही दिशा देना, काम को एक तरीके से करना, एक बेस्ट से बेस्ट चीज़ों को यूटिलाइज करके लाना, वो क्या होता है बेटा? डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो मतलब काम को अच्छे तरीके से कराना। ठीक, तो देखो डायरेक्टिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो बुक से देखो, डायरेक्टिंग इज दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। डायरेक्टिंग क्या है? मैनेजमेंट का पार्ट है, प्रोसेस विच इंश्योर दैट, जो इंश्योर करता है दैट द मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली फॉर द अटेनमेंट ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव। मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो इफिशिएंटली और इफेक्टिवली तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो भाई उनसे काम करवाया जाएगा। समझ में आई बात? तो ये होगी मीनिंग ऑफ डायरेक्टिंग। मीनिंग तो आपसे पूछेगा नहीं, अब इतने बड़े हो गए हो कि प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग पूछे, तो मीनिंग तो पूछना नहीं है, जो पूछेगा वो आगे इंपॉर्टेंस है, स्टेप्स है ना, ये सारी चीज़ें। इसको समझ में आ गया? आगे बढ़े? जी सर, ठीक है, आगे बढ़ते। आगे बेटा आपको देखो ये डिफिनेशन वगैरह यहाँ पर दे रखी है, तो इतना कुछ है नहीं, और ये फीचर्स आपको सिलेबस का पार्ट है नहीं, तो इसको हटा दो। इसके बाद जो आपका अगला है टॉपिक वो है इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस आपके सिलेबस में है, तो इम्पॉर्टेंस क्या की है उसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज में, जिसमें पॉइंट वाइज आपको दे रखा होगा। ठीक है, तो अगली जो इम्पॉर्टेंस है बेटा इसमें वो है, मतलब जो सबसे पहली इंपॉर्टेंस है वो है आपकी इनिशिएट्स एक्शन। क्या है बेटा सबसे पहली इंपॉर्टेंस? इनिशिएट्स एक्शन, मतलब एक्शन लेना है। देखो अभी तक क्या था, आपने प्लान किया, आपने ऑर्गेनाइज किया, आपने स्टाफ किया, आपने काम शुरू नहीं किया था। मतलब आपने सिर्फ प्लान किया था बेटा, आपने प्लान किया था हम जो है 90% लाएंगे, फिर आपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया था कि क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें पढ़ने के लिए, फिर आपने स्टाफिंग, आपने देखा किससे पढ़ना है, लेकिन अभी आपने पढ़ना शुरू कहाँ किया। तो डायरेक्टिंग पहला फंक्शन होता है जहाँ से काम शुरू होता है। समझ में आ रही बात? तो डायरेक्टिंग क्या? इनिशिएट्स एक्शन। डायरेक्टिंग कंस्टिट्यूट द लाइफ स्पार्क और एंटरप्राइज एंड सेट्स द इन मोशन ऑल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर इनिशिएटेड थ्रू डायरेक्शन। मतलब ये लाइन याद रखना, ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी एक्टिविटीज होती हैं आर इनिशिएटेड थ्रू डायरेक्शन। तो वो शुरू कहाँ से होती है बेटा? डायरेक्शन से होती है। ठीक, प्लान तो प्लान है, ऑर्गेनाइज किया, स्टाफिंग किया, अब काम कहाँ से शुरू होता है? वो आपका डायरेक्टिंग से शुरू होता है। अगला पॉइंट है इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता को इम्प्रूव करना, ताकि आप जल्दी जल्दी काम करो, अच्छे से काम करो। ठीक है, तो एफिशिएंटली तो जल्दी करो, अच्छा, और इफेक्टिवली और अच्छे से करो। तो एवरी मेंबर्स ऑफ अ वर्क ग्रुप हैज सम पोटेंशियल। जितने भी लोग होते हैं सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता ही होता है ना। तो मैनेजर्स यूटिलाइज दिस पोटेंशियल थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप विच आर पार्ट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो वो क्या करता है? मोटिवेशन और लीडरशिप के थ्रू उनके काम को बाहर लाने का काम करता है, मोटिवेट करता है। एक अच्छी लीडरशिप के जरिए से आप उनके काम को मोटिवेट कर सकते हो ताकि वो और अच्छे से काम करें। ये एक डायरेक्टर का काम होता है भाई। नंबर तीसरी इंपॉर्टेंस इंश्योर कोऑर्डिनेशन,
देखो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, है ना, तो सबको इंश्योर करता है कि वो आपस में कोऑर्डिनेशन बना कर रखें, है ना, लड़ाई झगड़े ना होने पाए किसी के बीच में। तो देयर आर सबऑर्डिनेट्स एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वहाँ पर बहुत से क्या है, सबऑर्डिनेट्स है। अब सबऑर्डिनेट्स यानी कि आपके जूनियर्स हैं। तो द वर्क इंटरेस्टेड टू दिस पर्सन इंटर रिलेटेड, तो सारे काम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। प्रोडक्शन का सेल्स वाले से है, सेल्स वाले का उससे है, या जूनियर का सीनियर से काम है, सीनियर का जूनियर से काम है ना, सब एक दूसरे से क्या इंटर रिलेटेड है। तो द परफॉर्मेंस ऑफ वन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ अदर, अगर एक आदमी सही से काम नहीं करेगा तो दूसरे के ऊपर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखने का काम करता है। नंबर 4, फैसिलिटेट चेंज। फैसिलिटेट चेंज का मतलब है, देखो आजकल के टाइम में मॉडर्न बिजनेस में इन्वायरमेंट बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट बहुत तेज़ी से चेंज होता है। तो जब इन्वायरमेंट बेटा बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, तो जो ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, तो जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको करने से भी डरते हैं कहीं हमारी जॉब ना चली जाए। तो जो आपका मैनेजर होता है, एक अच्छा मैनेजर जो होगा, तो वो उनको वो टाइम देगा कि भाई आप इस काम को सीखें, उनको मोटिवेट करेगा, उनको डीमोटिवेट नहीं करेगा, उनको डराएगा नहीं कि आपकी जॉब चली जाएगी, ठीक है। ये सारा काम होता है उसका। और लास्ट है बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इंडिविजुअल जो होता है, जो पीपल्स होते हैं, वो अपना काम प्रॉफिट चाहते हैं, कंपनी अपना प्रॉफिट चाहती है, तो दोनों के बीच में बैलेंस कराने का काम करता है डायरेक्टिंग। इंडिविजुअल ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन टू सेटिस्फाई देयर पर्सनल नीड, मतलब जो भी एम्प्लॉइज़ वहाँ पर काम ज्वाइन करते हैं वो क्यों ज्वाइन करते हैं, सेटिस्फाई देयर पर्सनल नीड। किसके लिए भाई, अपनी पर्सनल नीड के लिए। एंड गोल्स लाइक इनकम, प्रमोशन, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ये। और बट ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन खुद का इंटरेस्ट है, ऑब्जेक्टिव सच इंक्रीजिंग सेल्स, मेकिंग प्रॉफिट, गुड पब्लिक इमेज, ये सारी चीज़ें। तो दोनों चीज़ को बैलेंस रखने का काम कौन करता है, डायरेक्टिंग करता है। 5 पॉइंट्स बता दिए, आप 4 में भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक ही लॉन्ग क्वेश्चन आने 5 नंबर के, बाकी सब 4 से ऊपर का नहीं आएगा, ठीक। आगे है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। क्या है भाई, एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में छोटे क्वेश्चन में एक नंबर में 2 नंबर ये क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं डायरेक्टिंग के। तो याद रखना 4 एलिमेंट्स होते हैं, सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। 4 चीज़ों को हमें अभी पढ़ना ही है। ऊपर बताऊँ, सुपरविजन का मतलब होता है, सुपरविजन मतलब ऊपर से देखना, आप सुपरवाइज करना। एक सुपरवाइज़र होता है जिसका काम होता है कि अपने जूनियर्स को, अपने सबऑर्डिनेट्स को देखना कि वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मॉनिटर करना एक तरह से उनको। मोटिवेशन, वो अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन डालना कि भाई वो अच्छे से काम करें। नंबर 3 पर है आपका लीडरशिप। लीडरशिप एज अ लीडर काम करना। अभी बताता हूँ डिटेल में। लीडर समझते हो ना, लीडर एक नेता यार, जैसे वो काम कराते हैं, दिखाते हैं अपने आप को, एक लीडर होना चाहिए। अब आप कोई बात सुनी ही नहीं रहा, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, सब आपको खुद ही डांट के चले जा रहे हैं, तो वहाँ पर नहीं, विराट कोहली, MS धोनी जैसा लीडर होना चाहिए। फिर कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, बातचीत करने का तरीका आना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती है, जो 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्टिंग के। अब एक एक करके हमें इस चैप्टर में यही पढ़ना है, ठीक है, कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं डिटेल में उसको। सबसे पहले है सुपरविजन। अब सुपरविजन का मतलब क्या होता है? द वर्ड सुपरविजन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। सुपरविजन 2 चीज़ों से मिलकर बना है, सुपर और विजन। सुपर मीन्स ओवर एंड अबव। सुपर का मतलब क्या होता है? ओवर एंड अबव। विजन मीन्स सीइंग थिंग्स और लुकिंग ओवर पीपल और व्यूइंग मेंटल इमेज। मतलब एक तरह से उनको देखना कि वो उनको सीइंग करना कि वो काम सही से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको बताना कैसे करना है। सुपरविजन में भी डिफाइंड एज ओवर सीइंग पीपल एट वर्क फ्रॉम अबव बाय द सुपीरियर। सुपीरियर की तरफ से देखना यार, एकदम सिंपल सी बात है। आप सीनियर मैनेजर हो, अपने जूनियर वालों को देख रहे हो, तो एक सुपरवाइजर का यही काम ही होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर है? आगे देखो इसमें क्या है, फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। क्या है बेटा अगला टॉपिक आपका? वो है फंक्शंस ऑफ सुपरवाइजर। तो फंक्शन क्या होते हैं? तो सुपरविजन जो करता है, जो ऊपर से देखने का काम करता है, उनको डायरेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सुपरवाइजर। तो उसके फंक्शन क्या क्या होते हैं सुपरवाइजर के? तो जो पहला फंक्शन होता है सुपरवाइजर का बेटा, वो ये होता है शेड्यूलिंग द वर्क। शेड्यूलिंग द वर्क का मतलब क्या है? द सुपरवाइजर प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज द सबऑर्डिनेट टू इंश्योर द स्टडी एंड इवन फ्लो ऑफ वर्क। काम कैसे करना है, किस टाइम करना है, उनका टाइम वगैरह सेट करने का काम होता है किसका? सुपरवाइजर का। भाई 10 बजे आना है, 6 बजे आना है। नंबर 2, इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन।
ऑर्डर इशू करता है एंड इंस्ट्रक्शन, भाई ऑर्डर का मतलब क्या काम करना है, कैसे करना है, उनको इंस्ट्रक्शन देना है कि आप इस चीज़ को फॉलो करो, ये काम होता है सुपरविजर का फंक्शन। नंबर 3 गाइडिंग सबऑर्डिनेट, जो जूनियर से उनको गाइड करने का काम होता है, भाई वो तो सीनियर होता है ना, तो तरीका पता है कैसे काम करना है, तो वो गाइड करता है कि आपको काम कैसे करना है, तो गाइडिंग सबऑर्डिनेट। नंबर 4 मोटिवेटिंग वर्क, अगर कोई एम्प्लॉइज मोटिवेट हो रहा है तो उनको मोटिवेट करेगा, भाई आप डरो नहीं, हम आपके साथ हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको करना है, हम सब एक है, ऐसे बड़े बड़े डायलॉग मारने का काम करता है। नंबर 5 मेंटेनिंग डिसिप्लिन, मेंटेनिंग डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है ना, तो बिजनेस में डिसिप्लिन को मेंटेन रखने का काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, कि भाई छोटा बड़े से इज्जत से बात करे, बड़ा जो है छोटे को भी रिस्पेक्ट दे ही दे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस, इसका मतलब होता है शिकायत, इसमें होता है शिकायतें, तो किसी को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, जो भी आपकी सबऑर्डिनेट्स हैं तो उनकी शिकायतों को सुनना, उनकी शिकायतों का हैंडल करना, ये सारी चीज़ें। फिर बस बहुत है, 6.4 से ज़्यादा 5 से ज़्यादा पूछने वाला है नहीं, मैक्सिमम 5 ही पूछ लेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक। आगे देखो, अगला टॉपिक है सुपरविजन और डायरेक्टिंग में डिफरेंस, ये है नहीं, आ भी गया तो आप लोग के बाएं हाथ तक काम आप कर लो। सुपरविजन और डायरेक्टिंग का, डायरेक्टिंग के अंदर ही सुपरविजन आता है, ये इसका एलिमेंट्स है, ठीक है, और डायरेक्टिंग क्या है, पूरा होल है, डायरेक्टिंग के अंदर सब कुछ आता है, ये डायरेक्टिंग का एक पार्ट है सुपरविजन, वैसे ये सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, तो आप टेंशन मत लो, ठीक। इसके बाद है बेटा आपका मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, क्या है, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। तो अब मीनिंग ऑफ मोटिवेशन देखें अगर हम लोग, तो मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, बच्चों वाली चीज़ है भाई, देख लो, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू क्रिएट द डिजायर्ड अमंग द एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म देयर जॉब एट द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़, उनके अंदर से जो उनकी एबिलिटीज़ है उनसे बेस्ट काम करवाना। अब कैसे करना भाई, यू कैन डू इट, यू आर द बेस्ट, आप उनसे अच्छी अच्छी बातें करो, वो मोटिवेट हो जाएंगे, उनको आप सपना दिखाओ, उनको आप जॉब दो, सपना मतलब रियल में ऐसा करो, ऐसा ख़राब काम ना करो कि भाई उनको आप झूठे सपने दो, मतलब आपको ये सारी चीज़ें करनी होती है, उनको मोटिवेट करना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। समझ में आ रही बात, तो मोटिवेशन में आएगा, लिख के आ जाना, द टर्म मोटिवेशन हैज़ बीन ड्राइव फॉर द वर्ड मोटिव, मोटिव वर्ड से बना है विच मीन्स टू urge to do or not to do something. Motive is the force within the individual which compels to act or not act in a certain way. Simple सी बात है, तो सिंपल लैंग्वेज क्या ना, ये डिफरेंशिएट कर लो। मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। तो ये भी आप लिख सकते हो, जिसने बोला है विलियम, कौन साहब है, विलियम स्कॉट साहब ने बोला है, ठीक है। तो ये मीनिंग ऑफ मोटिवेशन है, और मोटिवेशन की आई थिंक सिर्फ और सिर्फ मीनिंग ही है आपके सिलेबस में, तो आपको उसमें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मीनिंग आपने याद कर लिया, काम ख़त्म हो गया। ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है नहीं बेटा, तो आप प्रोसेस वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं इसको आप यहाँ से कट मार लो भाई, ठीक। जब कट लगता है तो बहुत मज़ा आता है ना, बहुत अच्छा लगता है, अरे इतना तो कम हो गया, अब कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब ये आ गया आपके ज़िंदगी में सबसे ज़रूरत की चीज़, जिसको हम लोग बोलते हैं मैस्लोस थ्योरी। क्या है भाई, ये मैस्लोस थ्योरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके पेपर में आने के चांसेस, क्योंकि लास्ट ईयर तो ये आया नहीं था, लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए नहीं थे, अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ढेर सारे आए थे, तो उम्मीद है इस बार फिर से वो वापस आएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से देखो क्या होता है, ठीक। अब मैस्लोस थ्योरी होता क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब्राहम एच मैस्लो करके थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, हैज डेवलप्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन नीड्स विच इज़ नोन एज हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। तो उन्होंने कुछ बताया था, अपनी थ्योरी में बताया था, इसका नाम पड़ गया मैस्लो थ्योरी। उन्होंने बताया था कि इंसान की अपनी नीड होती है और वो स्टेप वाइज पूरी होती है, जब एक नीड पूरी होती है तो दूसरी नीड चाहिए होती है, ये 5 नीड्स हैं जो इंसान को चाहिए ही चाहिए होती हैं, और उसकी हायरार्की बनाइए, पहले उसको साइकोलॉजिकल नीड्स चाहिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स चाहिए, फिर सेफ्टी नीड्स चाहिए, फिर सोशल नीड्स चाहिए, फिर स्टीम नीड्स चाहिए, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स चाहिए। अगर हो सके तो डायग्राम बना देना, ईंटे की दीवार नहीं बनानी है आपको, खाली आप इस तरह से बना देना पेपर में, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर लिख देना फिजियोलॉजिकल नीड्स, यहाँ पर सेफ्टी नीड्स, यहाँ पर सोशल नीड्स, यहाँ पर स्टीम नीड्स, और यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। ये 5 नीड इस तरह से लिख बना देना तो बहुत अच्छा। नहीं बनाओगे तो कभी काम चल जाएगा, लेकिन टाइम हो अगर और आपको याद हो तो आप ज़रूर से बना के आना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर से देखना, बाद में मत कहना सर आपने बताया नहीं था, ठीक। अब ये नीड्स को उन्होंने डिवाइड किया है कि अगर ये, इसका मतलब क्या मैस्लो थ्योरी का, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर
एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग बिजनेस की बात पढ़ रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉयज़ की ये पांचों नीड्स को पूरी कर दे तो इंसान जो है अपने और लाइफ को भी बहुत अच्छे से जी सकता है। ये 5 नीड्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पूरी कर सकता है। और कैसे पूरी कर सकता है पहले समझो। पहले तो समझो कि फिजियोलॉजिकल नीड्स होती क्या है और ऑर्गेनाइजेशन कैसे इसको पूरा कर सकता है, एक बिजनेस इसको कैसे पूरा कर सकता है। इंसान की ये 5 ज़रूरतें हैं और इसको 5 ज़रूरतों को हमारी ये कैसे पूरा करेगा। अब क्वेश्चन मार्क ये है भाई कि बिजनेस कैसे पूरा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है फिजियोलॉजिकल नीड्स। चलो देखते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है दिस इंक्लूड द नीड्स ऑफ एयर, वाटर, फूड, स्लीप, सेक्स एक्सेट्रा। दीज आर द मोस्ट बेसिक नीड एंड मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर ऑल अदर नीड। मतलब ये ऐसी नीड है जो इंसान को चाहिए ही चाहिए। हवा हो, पानी हो, खाना हो, मतलब उसको इसके बिना काम चलना ही चलना नहीं है। तो ये नीड्स पूरी कैसे हो सकती है। तो देयर फॉर फिजिकल नीड्स आर ऑल है ना आर एज सर्वाइवल नीड्स। ये बोल रहे हैं जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है वो क्या होती है, आपकी सर्वाइवल नीड्स होती है। ये इंसान की बेसिक नीड है जिसके बिना इंसान का काम होना ही नहीं है। ठीक, जस्ट अ मिनट, 1 सेकेंड। ठीक है, तो इसके बिना इंसान का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो ये बोल रहे हैं तो मैन स्ट्रगल फॉर फूड एज लॉन्ग एज देयर आर नो इनफ फूड एज सेटिस्फाइज हंगर। इंसान खाने के लिए मारा मारा फिरता है। तो ये इस नीड को ऑर्गेनाइजेशन कैसे पूरा करेगा। तो लिखा एन ऑप्शन कैन सेटिस्फाई द फिजिकल नीड्स ऑफ इट्स एम्प्लॉयज बाय ऑफरिंग गुड सैलरी एंड कंफर्टेबल वर्किंग कंडीशन। तो अगर वो वर्किंग कंडीशन अच्छी दे और अच्छी सैलरी दे तो इंसान अपना खाना पीना है ना, सोना, हर चीज़ को अच्छे से पूरी कर सकता है। अगर उसको अच्छी सैलरी और वर्किंग कंडीशन अच्छी देता है तो ये नीड उसकी पूरी हो जाएगी। नंबर 2 पर बेटा सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड। अब एम्प्लॉय जो है इंसान जो बड़ा खुदगर्ज है, अब उसको खाना पीना मिल गया तो अब उसको क्या चाहिए, वो कह रहा है हमें खाना पीना मिल गया ना, अब हमें सेफ्टी नीड चाहिए। अगर हमारा एक्सीडेंट हो गया काम करते हुए, ऑन ड्यूटी ऐसा कुछ हो गया, या हम बूढ़े हो गए हमें पेंशन चाहिए, मतलब इस तरह की उसको नीड की ज़रूरत है। पेंशन चाहिए भाई बुढ़ापे में, तो इस तरह की नीड चाहिए। तो दिस इंक्लूड फिजिकल सेफ्टी अगेंस्ट डेंजर, है ना, वेदर, फायर, एक्सीडेंट, वाइल्ड एनिमल्स, कैट एक्सेट्रा। मतलब इस तरह कोई भी चीज़ होती है तो उसको ये नीड्स पूरी करनी है। और इस नीड्स को एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे पूरा करेगा। तो एन एम्प्लॉयर या ऑर्गेनाइजेशन कैन सेटिस्फाई सेफ्टी नीड ऑफ दिस फॉर फियर ऑफ थ्रेट हिज एम्प्लॉयज बाय ऑफरिंग जॉब सिक्योरिटी। क्या कर सकता है वो, जॉब सिक्योरिटी दे सकता है उनको, पेंशन दे सकता है, ग्रेजुएटी, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउसिंग एक्सेट्रा। मतलब ये सारी चीज़ें देकर उसकी जो सेफ्टी नीड्स है वो उसकी पूरी कर सकता है। समझ रहे हो, समझ में आ रही बात, क्लियर हुई। ठीक है, थर्ड है सोशल और एफिलिएशन नीड्स। क्या है बेटा, सोशल और एफिलिएशन नीड्स। सोशल और एफिलिएशन नीड्स क्या होता है, जब इंसान को खाना पीना मिल गया फिजियोलॉजिकल नीड्स, फिर आपको सेफ्टी मिल गई, अब उसको सोशल नीड्स है, उसको दोस्त चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए। खुश हो गए ना, गर्लफ्रेंड के नाम पे खुश हो गए। तो लड़कों को जो है भाई गर्लफ्रेंड चाहिए, उनके बिना काम नहीं होना है ना भाई। तो अब जब ये चाहिए, उनको फ्रेंड्स चाहिए, घूमने चाहिए, पास अभी हम लोग हुए नहीं हैं लेकिन हमें फेयरवेल पार्टी करना है, बोर्ड एग्जाम की टेंशन नहीं है, फेयरवेल में मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, फेयरवेल करना है। अरे पास हो जाओ तब फेयरवेल करो, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन नहीं, बेहतरीन तो ये सारी चीज़ें किस में आती है आपकी, तो सोशल और एफिलिएशन नीड्स में। ठीक है, जो सीरियस मत लेना, जैसा जो फेयरवेल पार्टी सब करते हैं भाई। ठीक है, तो सोशल और एफिलिएशन नीड्स, लेकिन ऐसी पार्टी करो कि ये फेयरवेल पार्टी आपकी आखिरी पार्टी हो। फेयरवेल, किसी को अगले साल फेयरवेल पार्टी बनाने का मौका नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, जो लकी पर्सन होते हैं वो 2 बार फेयरवेल पार्टी लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ भैया आप लोग एक ही बार लोग जितने हो सब। ठीक है, चलो सोशल और एफिलिएशन नीड्स। तो सोशल एफिलिएशन नीड्स चाहिए, दोस्त वगैरह चाहिए, यही सब है। मैन इज सोशल इन नेचर, इन दी नीड्स अफेक्शन, अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एसोसिएशन, फ्रेंडशिप विद अदर्स। और ये इस नीड्स को ऑर्गेनाइजेशन कैसे पूरी करेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं तो वहाँ पर अपने फ्रेंडशिप वगैरह हो जाती है। इस तरह का इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा बनाओ, माहौल बनाओ ताकि वो लोग आपस में बातचीत कर सकें। यही सारी चीज़ें हैं और क्या। ठीक, नंबर 10 पे है, अगला पेज में है भाई, अगली नीड्स हमारी ईगो और स्टीम नीड्स। ईगो स्टीम नीड्स क्या होता है, तो जब ये सारी चीज़ें पूरी मिल गई उसको, तो दिस पीपल इन सेल्फ स्टीम और सेल्फ स्टीम नीड्स मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एक्सेट्रा। अब उसको समाज में सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए,
अब ये नीड को ऑर्गेनाइजेशन कैसे पूरी करे, ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेटिस्फाई दिस नीड बाय ऑफरिंग चैलेंजिंग जॉब, उसको चैलेंजिंग जॉब दे, रिकॉग्नाइजिंग गुड परफॉर्मेंस, प्रोवाइडिंग गुड जॉब टाइटल एक्सेट्रा, उसको चैलेंजिंग जॉब दे ताकि उसका ईगो कॉन्फिडेंस आए, और रिकॉग्नाइजिंग गुड परफॉर्मेंस की गुड परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया जाए ताकि उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़े, समाज में उसकी इज्जत हो। इस तरह करके ऑर्गेनाइजेशन फुलफिल कर सकता है। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैस्लोज जी कह रहे हैं, ये उनकी थ्योरी में था, ठीक है। लास्ट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब ये होता है कि इंसान मान लो वे कहीं तक पहुँच गया, तो भाई जब वहाँ तक पहुँच जाता है ना उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तो अब कहीं पूरी होती नहीं है, तो वो फिर उसके बाद और उसको ऊपर चाहिए, है ना। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो नीड होता है। तो क्या लिखा है, दिस इम्प्लाइज द डिजायर टू बिकम व्हाट वन इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग। सेल्फ नीड रेफर टू नीड टू ग्रो and self-fulfillment. These needs are physical need infinite because there is no limit no to progress. ये क्या होती है, नीड्स इनफाइनाइट होती है बिकॉज देयर नो लिमिट टू प्रोग्रेस, उसकी कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कंटिन्यूअस लर्निंग, इंकरेज क्रिएटिविटी, ग्रांट इंडिपेंडेंस, अलाउ रिस्क टेकिंग टू हेल्प एम्प्लॉय सेटिस्फाई द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मतलब आप इंडिपेंडेंट हो, आपको इंकरेज मिलेगा और ये चीज़ें हमेशा चलती रहेगी, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, समझ में आई बात। अगला टॉपिक है मीनिंग ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या है यार, ये तो बच्चों वाली चीज़ है। लीडर मैस्लो थ्योरी जरूर से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ठीक। लीडरशिप इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और ठीक है, और मैस्लो थ्योरी में हमेशा स्टेप वाइज लिखना, ऊपर नीचे करो गलत हो जाएगा। लीडरशिप इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। लीडरशिप क्या है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्टिंग ऑफ फंक्शन मैनेजमेंट का। तो मीनिंग क्या है यहाँ से देखो, लीडरशिप में बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ अदर ग्रुप इन एफर्ट टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल इन गिवन सिचुएशन। ठीक है, लीडर इज एन इंडिविजुअल हु इन्फ्लुएंस एंड गाइड्स द एफर्ट एंड वर्क टू ग्रुप पर्सन हु आर नोन एज फॉलोअर्स। तो लीडरशिप जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उनको गाइड करता है कैसे गोल को अचीव करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें कोई खास चीज़ तो है नहीं है, लीडरशिप तो आप लोग सुबह शाम खुद ही करते रहते हो ना। तो यहाँ से लेके लीडरशिप से लेके यहाँ तक आप लिख के चले आना, सिचुएशन तक आपका काम हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है लीडरशिप की भी शायद सिर्फ और सिर्फ मीनिंग ही है, ठीक है, इसमें ये नहीं है, काट दो उसको। फिर है आपका ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो देखो कटता जा रहा सब, लीडरशिप की सिर्फ मीनिंग है तो मीनिंग देखे चले जाना। ये है शायद क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक लीडर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक अच्छा लीडर उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए। नंबर 1 साउंड फिजिक। साउंड फिजिक होनी चाहिए। साउंड फिजिक का मतलब यार बॉडी बिल्डर नहीं होना चाहिए, ठीक है, सलमान खान, ऋतिक रोशन की तरह। मतलब अ गुड लीडर मस्ट हैव गुड हेल्थ एंड फिजिकल, मतलब हेल्थ ठीक हो, फिजिकल फिटनेस हो, दिखने में लीडर लगना चाहिए, जस्ट लाइक विराट कोहली, है ना। MS धोनी, अब MS धोनी बॉडी बिल्डिंग थोड़ी करते थे, लेकिन लिखने में लगते थे ना हाँ लीडर है, जिसकी बात लोग सुने, जिनकी फिजिक्स देख कर लगे हाँ भाई ये लीडर है। नंबर 2 इंटेलिजेंस। नंबर 2 पर क्या है भाई, इंटेलिजेंस। अ लीडर शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू एग्जामिन प्रॉब्लम इन द पर्सपेक्टिव, ही शुड हैव एबिलिटी टू असेस द प्रॉस एंड कॉन्स ऑन हिज एक्शन इन पर्टिकुलर सिचुएशन। मतलब एक लीडर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो अच्छा खराब हर चीज़ को एनालाइज कर सके, इंटेलिजेंट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, जो भी उसके प्रॉस एंड कॉन्स है उसको वो देख पाए कि उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है, सारी चीज़ को मैनेज कर पाए। उसके बाद इनिशिएटिव होना चाहिए, काम करने के लिए इनिशिएटिव हो। अगर वो मैनेजर खुद इनिशिएटिव होगा, अगर मैनेजर इनिशिएटिव है तभी तो आपके जो जूनियर से कभी काम करेंगे, खुद ही नहीं काम करेगा एक लीडर तो दूसरे कहाँ से काम करेंगे, ठीक। नंबर 4 इंटीग्रिटी। अ लीडर शुड बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर। लीडर कैसा होना चाहिए, ऑनेस्ट और सिंसियर होना चाहिए। डिसीजन, उसके अंदर पावर होनी चाहिए डिसीज़न लेने की, भाई हमें कब कहाँ इंपॉर्टेंस लेना है, उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि डिसीजन कैसे लेना है। बहुत ढेर सारे दे रखा है, 5 पॉइंट आपके लिए इनफ है, इससे आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। एक लीडर में आपके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए लिख के चले आना, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक बेटा वो है मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है बेटा, मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, जब दो लोग आपस में बातचीत करते उसको आप कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब बातचीत करने का मतलब मुंह से नहीं हो गया। अब जैसे मैं हूँ, मैं आपको दिख रहा हूँ, क्या मैं आपके सामने बैठा हूँ, नहीं बैठा हूँ ना, ये भी एक तरह क्या है, कम्युनिकेशन है। आप कमेंट में कमेंट करके बोलते हो सर ये दिक्कत है, मैं बताता हूँ अच्छा ठीक है। तो दो लोग के बीच में किसी भी तरह से कम्युनिकेट हो रहा है, चाहे वो लिख के हो रहा हो, है ना, रिटन फॉर्म में हो रहा हो, चाहे वो ओरल फॉर्म में हो रहा हो, चाहे वो सिम्बलिक फॉर्म में हो रहा हो, किसी भी तरह से अगर दो लोग के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन। तो द टर्म कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस विच मीन कॉमन
हम क्या है, कम्युनिकेशन ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, इसका मतलब क्या होता है, कॉमन। देयरफॉर कम्युनिकेशन में बी डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, कम्युनिकेशन में बी डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ठीक है, ओपिनियंस और इमोशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन टू क्रिएट कॉमन ग्राउंड और अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रही बात, जिसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे देखो। अब जो इसका प्रोसेस है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। उससे पहले यहाँ पे फीचर दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है ये। नंबर 1, 2 और मोर पर्सन, बात करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, अकेले से तो बात करोगे नहीं। नंबर 2, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस जो हमेशा चलता रहेगा, मतलब कभी रुकता नहीं है, बातचीत करना बंद हो जाएगा। 2 वे प्रोसेस है, सिंगल आदमी काम नहीं है, एटलीस्ट 2 लोग यहाँ पर होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है ना, कुछ खास चीज़ है नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ा दे रहा हूँ। परवेसिव फंक्शन मतलब ये हर जगह देख रहे हो, परवेसिव मतलब होता है ऑल द वर्ल्ड, मतलब हर जगह कम्युनिकेशन होता है। कोई ऐसा थोड़ी जो बातचीत करना बंद करे, पूरी दुनिया है, जबान मिली तो बात तो करेंगे ही ना। फिर मल्टीपल चैनल, बात करने के मल्टीपल चैनल है, आप फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, वर्टिकल है, लिख के बात करो, बोल के बात करो, जैसे बात करना है बात करो भाई, बात करो। ये सब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो ढेर सारे दे रखिए, 5 आपके लिए इनफ है, ठीक। अगला पॉइंट है जो कि ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया, क्या है ये, स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इम्पॉर्टेंट, ये आप बना के आओगे। सेंड, हाँ, अब प्रोसेस क्या होता है, जब 2 लोग बात करते हैं तो उससे बात करने का प्रोसेस क्या है, इसको याद रखना, जरूर से आएगा। सेंडर, मैसेज, ये देखो जब 2 लोग बात करने से पहले क्या होता है, एक तो सेंडर होना चाहिए। सेंडर कौन होता है भाई, सेंडर और कम्युनिकेट इज द पर्सन हु सेंड्स अ मैसेज और एन आइडिया। सेंडर वो पर्सन होता है जो अपने मैसेज को क्या करता है, सेंड करता है, अपने आइडिया को डिकोड करता है, इनकोड करता है, अपने आइडिया को दूसरे तक पहुंचाता है। मैं कौन हूँ, सेंडर हूँ। अभी अब मैं कैसे बता रहा हूँ आप लोगों को बात, लिख के अभी बोल के बता रहा हूँ, ठीक। नंबर 2 क्या होता है, मैसेज। मैसेज क्या होता है, मैसेज व्हाट इज कन्वेड बाय द सेंडर। मैसेज मतलब सेंडर क्या मैसेज भेज रहा है। मैसेज इज व्हाट कन्वेड बाय द सेंडर, इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन एक्सेट्रा। ये वर्ड में भी हो सकता है, फैक्ट्स भी हो सकता है, आइडियाज भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ होती है। इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, किस बारे में बात हो रही है ये मैटर करता है। नंबर 3, इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब इट इज़ द यूज अप्रोप्रिएट वर्बल नॉन वर्बल लैंग्वेज। आप किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, वर्ड में, सिंबल में, जेस्चर में, नोन एज बोथ द पार्टीज, जो कि दोनों पार्टीज जानती है और अगला आदमी समझ ना पाए, ठीक। तो क्या होता है बेटा आपका इनकोडिंग। नंबर 4, चैनल। आप कैसे भेज रहे हो, फेस टू फेस, लेटर के थ्रू, किस तरह से, कि कौन सा जरिया है कि जिसके ज़रिए से आप अपने जो भी आपके मैसेज है उसको भेज रहे हो। इट इज़ अ मीडियम और रूट थ्रू विच द मैसेज इज पास फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। वो तरीका जिसके ज़रिए सेंडर से रिसीवर तक मैसेज पहुंचेगा। इट मे बी फेस टू फेस टॉक, टेलीफोन, लेटर, रेडियो, टेलीविज़न एक्सेट्रा, कुछ भी इसमें से वो हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। इसके बाद बेटा चैनल के बाद है रिसीवर। अब जो रिसीवर होगा उसको मैसेज मिल जाएगा और रिसीवर क्या करेगा, उसको रीड करेगा, भाई समझेगा। तो रिसीवर इज और कम्युनिकेट इज द पर्सन और ग्रुप हु इज सपोज टू रिसीव द मैसेज, जो मैसेज को रिसीव करता है। ही मे बी अ लिसनर, रीडर और ऑब्जर्वर। वो लिसनर हो सकता है, रीडर हो सकता है या फिर ऑब्जर्वर हो सकता है। उसके बाद भाई फिर अगला कौन है, डिकोडिंग। इट मीन्स ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स, मतलब आप अपने वर्ड को ट्रांसलेट करते हो वर्ड्स में। अब आप डिकोड करोगे ना भाई, आप किसी ने मैसेज भेजा, आप उसको रिप्लाई करोगे, रिप्लाई करोगे तो डिकोड करोगे और डिकोड करने के बाद फीडबैक दोगे, हाँ भैया मुझे आपका आंसर मिल गया है, ऐसा वैसी चीज़ें जो भी है। इट इज़ अ रिस्पॉन्स रिएक्शन बाय द रिसीवर। इट इज़ द रिस्पॉन्स और रिएक्शन बाय द रिसीवर। इट रिप्रेजेंट द रिटर्न फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आ रही बात। विथ हेल्प ऑफ फीडबैक द रीडर कैन जज द इफेक्टिवनेस ऑफ हिस मैसेज। विदाउट इट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। जब तक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का नहीं होगा तब 2 लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो पाएगी। ये डायग्राम ज़रूर से बना के आना, अगर पेपर में ये आता है क्वेश्चन, और इसको लिख के आना, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। समझ में आ गया, क्लियर। आगे बढ़े। अब देखो इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स है नहीं आपका, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। क्या है भाई, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। जब 2 लोग बात करते हैं तो उसमें बातचीत करने में दिक्कत क्या आता है। नंबर 1, फिजिकल बैरियर। अब भाई
मैं बात पढ़ा रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, वॉइस मेरी क्लियर नहीं है, तो ये फिजिकल बैरियर है। आप सामने सामने बात कर रहे हो, शोर बहुत बच रहा है, बारात जा रही है, आपको सुनाई दे रहा है, ये क्या है? फिजिकल बैरियर है। तो कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ द मैसेज इज एन इंपॉर्टेंट बैरियर। अगर उनके बीच जो डिस्टेंस है और एक दूसरे को बात नहीं आ रही है, नॉइस वगैरह है, इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंस है, तो वहाँ पर आपको फिजिकल बैरियर देखने को मिलता है, जिससे बैरियर मतलब होता है रुकावट, दिक्कतें। तो कम्युनिकेशन में ये पहली दिक्कत है, जिससे फिजिकल बैरियर की वजह से दिक्कत आती है। नंबर 2 पर है बेटा पर्सनल और फिजियोलॉजिकल बैरियर। पर्सनल फैक्टर लाइक जजमेंट, इमोशन और सोशल वैल्यूज क्रिएट अ फिजियोलॉजिकल डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ठीक है, आपने अपना पर्सनल हो गया या फिजियोलॉजिकल कोई मसला हो गया, है ना, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बात क्लियर नहीं हो पा रही, वो आपकी बात नहीं समझ रही, आप समझना ही नहीं चाह रहे उसकी बात को, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। नंबर 3 सेमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। आपकी भाषा दूसरी है, अगले वाले की भाषा दूसरी है, लोगों को दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, ये भी एक बैरियर होता है कम्युनिकेशन में। स्टेटस बैरियर। अब कोई आपका टॉप मैनेजमेंट का आदमी, आप लेबर हो वहाँ पे, है ना, अब वो आपसे क्यों बात करेगा? स्टेटस बैरियर की वजह से भी बातचीत सही से नहीं हो पाती है, वो आपको डांटता चला जा रहा है और आप सुनते चले जा रहे हो, आप अपनी बात रख ही नहीं पा रहे हो। नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कॉम्प्लेक्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, मतलब जहाँ पर यहाँ पर एक मान लो आपका लेबर है, सबसे नीचे आपका कौन है भाई? सबसे नीचे आपका यहाँ पर लेबर है, और सबसे ऊपर यहाँ पर कौन है आपका? लेबर, और सबसे ऊपर आपका कौन है यहाँ पर? टॉप मैनेजमेंट। तो अगर लेबर टॉप मैनेजमेंट बात करना चाहता तो वो कर ही नहीं पा रहा, पहले यहाँ बात करेगा जूनियर मैनेजर से, फिर सीनियर मैनेजर से, फिर यहाँ, फिर इस तरह करते करते बहुत लंबी सीढ़ी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की वजह से भी बातचीत क्लियर नहीं हो पाती है। इन अटेंशन। अब मैं पढ़ाते चला जा रहा हूँ, आप ध्यान कहीं और है आपका, तो आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको बैरियर देखने को मिलेगा। तो ये सारी क्या चीज़ें होती हैं जो बैरियर होती है, जो कम्युनिकेशन में रुकावटें पैदा करती हैं, बाधाएँ लाती हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ठीक। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा, 6 पॉइंट है बता दिए मैंने, आप 5 देख के चले जाना, 5 आपके लिए इनफ है। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। लास्ट टॉपिक क्या है? ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स या ओवरकमिंग, बैरियर्स मतलब क्या ऐसा कह रहे हैं जिससे बाधाएं कम हो जाए, दिक्कतें खत्म हो जाए। 2 तरीके जिससे आप करके चीज़ों को सही कर सकते हो। नंबर 1, तो पहले दिक्कतें थी, अब कैसे दूर कर सकते हो उसके बारे में बात हो रही है। तो ओवरकमिंग बैरियर टू कम्युनिकेशन। नंबर 1 वेल ड्राफ्टेड मैसेज, जिसको जो भी मैसेज भेज रहे हो वेल ड्राफ्टेड, अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से लिखो, ताकि अगले को आपकी बात समझ में आए। द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड मस्ट बी क्लियर एंड कंसाइज। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, और बहुत बड़ा मत लिखो, अपनी छोटी सी बात को बताने के लिए कोई बहुत ज़्यादा बातें मत करो, नॉर्मली आपको बताने आना चाहिए। नंबर 2 पर होता है बेटा प्रॉपर लैंग्वेज। द मैसेज शुड बी एक्सप्रेस इन सिंपल एंड ईजिली अंडरस्टूड लैंग्वेज। मैसेज कैसा होना चाहिए? शुड बी एक्सप्रेस सिंपल एंड ईजिली अंडरस्टूड लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, जो भी मैसेज आप कर रहे हो शुड बी एक्सप्रेस इन सिंपल होना चाहिए, और ईजिली क्या होना चाहिए? अंडरस्टूड होना चाहिए, ताकि ईजिली आपको समझ में आ सके। द वर्ड्स एंड सिंबल यूज टू कन्वे द मैसेज शुड मैच बी रेफरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिसीवर। जो भी आप लिख रहे हो, आप लैंग्वेज लिख रहे हो, तो वो लैंग्वेज अगले आदमी को समझ में आनी चाहिए, तो दिक्कत नहीं होगी। 2 वे कम्युनिकेशन हो, ये बात हो तो वहाँ पर शोर वगैरह नहीं होना चाहिए। द कम्युनिकेशन कम्युनिकेट बोथ शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। जब 2 लोग के पीछे बात हो रही हो तो बात सही होनी चाहिए, आपको उसकी बात सुननी चाहिए, अटेंशन देनी चाहिए, तो कभी भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। साउंड ऑर्गेनाइजेशन, द चेन ऑफ कमांड शुड बी शॉर्ट एज टू स्पीड अप टू फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। चेन ऑफ कमांड स्लो शॉर्ट होनी चाहिए, ये नहीं कि 10 लोग के बीच में है तो बात ही नहीं कर पा रहा है लेबर बेचारा टॉप मैनेजमेंट से, तो ऐसी चेन होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग क्या कर सके? कोऑपरेट कर सके और बातचीत कर सके। फिर क्या है? कंसिस्टेंसी। कम्युनिकेशन शुड बी कंसिस्टेंट विद द गोल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देयर शुड बी नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन वर्ड्स एंड एक्शन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन शुड बी कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द गोल्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लोग कंसिस्टेंट होने चाहिए अपने काम को लेके, और जो भी बात हो रही है उसको ध्यान से सुननी चाहिए। एम्पैथेटिक लिसनिंग, वन शुड बी अ गुड लिसनर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब है वन शुड बी अ गुड लिसनर, एक आदमी गुड लिसनर भी होना चाहिए और एक बोलने वाला भी अच्छा होना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे की बात को सुने। ठीक है,
जस्चर एंड टोन, जो भी जस्चर है, जो भी टोन आप बता रहे हो, तरीके को बात करने का तरीका अच्छा हो, अब गुस्से में आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे दिक्कत आ रही। अब इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक दे रखे हैं, इतने ढेर सारे, आपको 5-4 देख लेने, आपका काम खत्म हो जाएगा। ये है आपका ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, दैट्स इट, कंप्लीट। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी हो गया कंप्लीट। तो अब आपका बचा है क्या बेटा, अगला चैप्टर है कंट्रोलिंग। उसके बाद अगला चैप्टर है आपका कंट्रोलिंग में जो आपका अगला चैप्टर है उसका नाम है मार्केटिंग मिक्स और लास्ट कंज्यूमर प्रोडक्शन। तो ये 3 चैप्टर बचे, कोशिश करूँगा मैक्सिमम उड़ के जाएगा तो 3 दिन और, नहीं तो कोशिश करूँगा एक ही दिन में कंप्लीट करा दूँ। ठीक, दिक्कत उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कॉन्टैक्ट कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।